हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर। ये हमारा प्रीवियस ही चैप्टर है जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि इस प्रकार है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज। ये लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। लैंड टेन्योर सिस्टम मतलब कि जनरली बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स के हाथ में जो ज़मीन थी, उन ज़मीनों को मैनेज किस तरीके से किया जाए ये ब्रिटिशर्स बताते थे। लेकिन किनको बताते थे? ज़मींदार्स को। कि ब्रिटिशर्स खुद काम ना करके किसको बोलते थे वो काम करने के लिए? ज़मींदार्स को बोलते थे। ओनर्स कौन थे? मेन ज़मीनें किसकी थी? ब्रिटिशर्स के अंडर थी। लेकिन वो किस तरीके से वर्क किया जाए, किस तरीके से ज़मीनों को मैनेज किया जाए, वो सब कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिशर्स। लेकिन उनके बिहाफ पे काम कौन करता था? ज़मींदार्स। और ज़मींदार क्या करते थे? खुद की कमीशन उठाते थे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो लैंड टेन्योर सिस्टम आया था, मतलब जो किराया लिया जाता था, लगान के रूप में लिया जाता था। किससे लिया जाता था? एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स मतलब जो खुद उस जमीन पे क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे, मतलब फार्मर्स। तो क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएरीज लाइक जमींदार्स हु कलेक्टेड रेंट लगान फ्रॉम एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो एक्चुअली उस जमीन पे काम करते थे उनसे क्या किया जाता था? लगान वसूला जाता था। ठीक है। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसकी क्या थी? लो प्रोडक्टिविटी थी। मतलब खेती बाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, जिसके कारण क्या है, इंडिया में उस चीज़ की शॉर्टेज थी, फूड ग्रेन्स की। तो हमें हमारी शॉर्टेज के चक्कर में बाहर से, यूएसए से क्या करनी पड़ती थी? हमें फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आगे पॉइंट में? The agriculture sector accounted for the largest share of workforce with approximately 70 to 75%। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल लेबर वर्कफोर्स है, या जो टोटल पॉपुलेशन जो लेबर है, लेबर का काम करती है, वो टोटल पॉपुलेशन की 70 to 75% जो है वो किसके ऊपर डिपेंड थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है। मतलब मेन लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स का मतलब जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड थी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। तो इसलिए मेन मुद्दा क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जाए। तो यही चीज़ लिखी गई है। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वॉज फोकस्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाते समय ही सबसे पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की सोची गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया। आगे क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। पहला है जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन है। देखो क्या बोला गया है, हमारे इंडिया क्या है? कृषि प्रधान देश है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। कि हमारी इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसमें से जो लार्जेस्ट शेयर कवर करता है वो कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमी है हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी बढ़ता जा रहा है। आगे बात समझ में? जैसे जैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है या जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन या शेयर कम होता जा रहा है, उसके बावजूद भी आज भी जो जीडीपी का प्रपोर्शन है वो ज़्यादा है इंडिया के अंदर। ठीक है, जीडीपी के अंदर। तो यही चीज़ लिखी गई है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर इन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जीडीपी में ज़्यादा अमाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हाउएवर एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, द एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्लाइंस। की एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या है? जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बावजूद भी, इंस्पाइट दैट, एग्रीकल्चर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमी। उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी के अंदर मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के कोई भी चीज़ हमारे इंडिया के अंदर पॉसिबल तो है ही नहीं। चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या करता है? जो रॉ मटेरियल्स आते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन वगैरह, या ऑयल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए सीड्स, शुगर इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए शुगर केन, ये सब कौन सप्लाई करता है? इनको एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड है? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री विच इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर इज कैपेबल इनफ टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन।
कि क्या बोला गया है, इंडिया क्या है, उन कंट्रीज़ में से एक है जो क्या है, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है। इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज कैपेबल इनफ टू मीट, मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्या है, कैपेबल है कि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है या जितनी भी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो अकेला इंडिया खुद की कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इतना एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडिया के अंदर है ही सही। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एज स्टेटेड अर्लियर इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। क्या है हमारा इंडिया, एक कृषि प्रधान देश है। तो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। जो सर्वे किया गया था 2013 के अंदर, उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी कि 47% ऑफ जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी आज भी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई करता है किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो इसका मतलब कुल मिला के इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि क्या करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कॉटन प्रोवाइड करता है, सिल्क इंडस्ट्री ऑयल इंडस्ट्रीज को सीड्स प्रोवाइड करता है, शुगर इंडस्ट्रीज को शुगर केन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्रीकल्चर से ही हमारे पास आती है, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो शुगर केन हो, ये सारी हमें इंडस्ट्रीज से मिलती हैं चीज़ें। तो देखो क्या लिखा, बिसाइड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स के अलावा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सपोर्ट में कितना शेयर है। देखो हमारा इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और रॉ मटेरियल कहाँ से निकाला जा सकता है या कहाँ से हमें जनरेट होता है, फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे एक्सपोर्ट हम किस किस चीज़ का करते हैं, टी, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कवर होती है और इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद हमारा इंडिया क्या है, प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। जैसे मैं अगर टी जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होता है, कॉटन का, जूट का, कॉफ़ी का, ये अगर एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे जहां पर एक्सपोर्ट करूंगा विदेशों से मुझे क्या रिसीव होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होगी, फॉरेन करेंसीज रिसीव होगी। तो उन फॉरेन करेंसीज को कमाने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया क्या है, प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो क्या बोला गया है, द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज लाइक टी, कॉटन, जूट, कॉफ़ी एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि इंडिया का सोर्स क्या है रेवेन्यू जनरेट करने का इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड पे किराया मतलब लगान के रूप में लिया जाता है, या दूसरे टैक्सेस भी तो रिसीव किए जाते हैं, तो वो सरकार की क्या है, रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। या जैसे बोलते हैं लीज पे दे दिए लैंड, या जो भी टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस क्या, जो भी लैंड पे लगाए जाते हैं, जो किराया वगैरह वसूले जाते हैं, जो टैक्सेस लगते हैं, लीज ली जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट को अर्निंग होती है उससे। गवर्नमेंट का क्या है, ये रेवेन्यू सोर्स है। एंड अदर टैक्सेस ऑन द कमोडिटीज़ प्रोड्यूस, या जो उन पे कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, या जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फसलें उगती है उन क्रॉप्स पे भी क्या होता है, उसके बाद हो सकता है कि उन पे टैक्सेस रिसीव होते हों गवर्नमेंट को, तो वो भी क्या है, गवर्नमेंट के लिए अर्निंग्स रिसीव होती हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। Due to higher dependence of population on agriculture, the demand for industrial products used in agriculture is so high. देखो हमारी मेन जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है। जो सर्वे हुआ था 2013 के अंदर, उसके अंदर भी पता पड़ा था कि हमारी टोटल पॉपुलेशन की 47% जो पॉपुलेशन थी किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी। तो जितने ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होंगे तो खेती बाड़ी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा खेती बाड़ी होगी उतना फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा। तो जितना ज़्यादा यूज़ होगा तो इनकी खपत भी उतनी ज़्यादा होगी, उनकी खपत ज़्यादा होगी। तो लेकिन ये चीज़ें बनती कहाँ हैं, ट्रैक्टर्स बनती कहाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, उनकी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। केमिकल्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो एक तरीके से क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बावजूद भी क्या है, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। तो यही चीज़ लिखी हुई है इसमें भी,
कि मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर की एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी मार्केट जनरेट हो रहा है। ड्यू टू हायर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द एग्रीकल्चर इज ऑल्सो हाई। कि जो एग्रीकल्चर के अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स यूज की जा रहे हैं उनकी भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गई या पेस्टिसाइड्स हो गए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ आ रही हैं, जिससे क्या है इनकी डिमांड भी और आगे बढ़ती जा रही है। देखो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर को फेस करनी पड़ी। तो पहली क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखो, इरिगेशन करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और इंडिया में वैसे ही पानी की क्या है, कमी है। और इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और रेनफॉल क्या है, अनसर्टेन है। तो यही चीज़ बोली गई है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फार्मिंग इन इंडिया इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। की इंडिया के अंदर जो फार्मिंग है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। द क्राइटेरिया ऑफ रेनफॉल डिसाइड द कंडीशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, रेनफॉल का ही क्राइटेरिया क्या डिसाइड करता है कि हमारी क्रॉप्स की कंडीशन कैसी होगी। जैसे कि अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है इसका मतलब खेती बाड़ी भी अच्छी होगी, और अगर रेनफॉल कम होती है, अगर सूखा और अकाल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट में लॉस तो होगा ही होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी गिरेगी ही गिरेगी। नेक्स्ट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसको समझा दूँ क्या होता है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं विलेज का। ठीक है, गांव में क्या होता है जनरली, पहले अकेला मान लो किसान है, उसके पास एक ज़मीन है, उस पर खेती बाड़ी करता है। ठीक है, कई सालों तक उसने खेती बाड़ी की, अब उसकी शादी हो गई, उसकी बीवी आई, बीवी को भी क्या करता है, खेती बाड़ी पे लगा देता है। तो जिस ज़मीन पे खुद काम कर रहा था उतनी ही ज़मीन अभी भी उसी के पास है। अब एक जने के बदले में कितने जने काम करते हैं, 2 जने काम करते हैं। ठीक, बच्चे हुए 2-3, उनको भी उसी खेती बाड़ी पे ही लगा दिया। अब जहाँ उतनी सी ज़मीन पे एक जने से काम चल रहा था, वहाँ पर 3 बच्चे, बीवी और खुद अकेला वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उतनी ही ज़मीन पे अब कितने जने काम कर रहे हैं, 5 जने काम कर रहे हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट एक की थी, एक से काम हो सकता था, लेकिन अब वहाँ क्या हो रहे हैं, 5 जने काम करते हैं। इसका मतलब जितनी वहाँ पर आवश्यकता थी उस आवश्यकता से ज़्यादा लोग अगर काम करते हैं उसको कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको डायरेक्टली दिखती नहीं है लेकिन होती है ये बेरोजगारी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क। मतलब जो काम किया जा रहा है एग्रीकल्चर में उसके अंदर ज़्यादा लोग एंगेज हैं, जितनी उनकी नीड है उससे ज़्यादा। देयर वर वेरी हाई इंसिडेंट्स ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। में क्या लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था। किसमें, इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। कब, ड्यूरिंग 1950 एंड 1990s। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। की हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जनरली किसके ऊपर डिपेंड था, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड था। तो ड्यू टू पुअर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स फार्मर्स लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर फार्मर्स को जो टेक्निक्स चाहिए होती थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो प्रॉपर तरीके से इनके पास अवेलेबल नहीं थी। मतलब जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते थे, रिसोर्सेज होने की कमी की वजह से जो फार्मर्स थे हमारे इंडिया के फार्मर्स वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड थे, इंडियन एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड था, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था। तो जिसकी वजह से क्या है, रिसोर्सेज की कमी या टेक्निक्स की कमी होने की वजह से हमारी रेनफॉल क्या थी, मेन इंपॉर्टेंस थी हमारे लिए। मतलब अगर रेनफॉल होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ेगा या खेतीबाड़ी होगी। तो यही लिखा हुआ है, देयर वाज मिनिमम ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इन द ईयर। मतलब उस साल इस सेक्टर की कम ग्रोथ होती थी। कब, जिस ईयर में रेनफॉल कम होती थी। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से किसके ऊपर डिपेंड था, रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल आउटलुक।
मतलब लोगों का नज़रिया। अब लोगों किसका? फार्मर्स का नज़रिया। क्योंकि देखो लोग क्या समझते थे, फार्मिंग सिर्फ सब्सिस्टेंस के काम में आती है, फसल उगाओ, खाओ पियो, यहीं ख़त्म करो, उसके अलावा फार्मिंग का इनको कोई यूज़ नहीं पता था। लेकिन उनके नज़रिए को बदला जाए। मेन अब प्रॉब्लम तो क्या थी? उनका नज़रिया। तो वो क्या करते थे, फार्मिंग को सिर्फ सब्सिस्टेंस के तौर पे मानते थे, उसको बेचने का नाम नहीं था। वो कैश क्रॉप्स को जानते ही नहीं थे क्या होती है। वो जनरली क्या करते थे, फूड क्रॉप्स उगाते थे। लेकिन बाद में इसका नज़रिया भी बदला गया और फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स में भी कन्वर्ट करवाया गया। याद है? तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है, उनकी क्या है, इंडियन फार्मर्स की आउटलुक को चेंज करना। तो इसका क्या था, रिफॉर्म था। ठीक है, तो कन्वेंशनल आउटलुक मतलब जो लोगों का पुराना सोचने का तरीका। तो देखो इसके अंदर पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। डिस्पाइट इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, फार्मर्स के पास इनोवेटिव टेक्निक्स थी, उसके बावजूद भी इंडियन फार्मर्स स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। उसके बावजूद भी क्या है, जो इंडियन फार्मर्स थे वो क्या थे, किसके ऊपर डिपेंड थे? फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड थे। ठीक है, मोर ओवर इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू कंसिडर फार्मिंग एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो वो अभी भी इंडियन फार्मर्स क्या करते थे, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मानते थे? सब्सिस्टेंस के तौर पे ही, मतलब खाओ पियो जियो, बस इतना सा वो एग्रीकल्चर के बारे में समझते थे। लेकिन एग्रीकल्चर को एज अ बिजनेस वेंचर इन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, एज अ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करके उसको बेच के पैसा भी हम कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कभी भी कंसिडर नहीं की। ठीक है, लेस एज अ बिजनेस वेंचर। अगर वो चाहे तो क्या कर सकते थे, जितना उन्होंने खुद खा लिया, उसके बावजूद जितना और बचा या जितना यूज़ कर लिया विलेज में बेच दिया, उसके बावजूद भी क्या किया, हम उसको आगे और भी तो बेच सकते थे बिजनेस के करने के पर्पज से। ठीक है, तो क्या किया जा सकता था, यहाँ से इनकम जनरेट की जा सकती थी। लेकिन वहाँ का नज़रिया क्या था, इंडियन फार्मर्स का बहुत ही पुराना था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उनको प्रॉपर मार्केट सिस्टम नहीं मिल पाया, मतलब चीज़ों को कहाँ बेचा जाए। जैसे जैसे क्या हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी जाती थी। अगर एडिशनल इनके पास प्रोडक्शन हो भी जाता था जिस समय, मतलब जानो या जिस ईयर में ज़्यादा रेनफॉल हुई, वहाँ से क्या हुई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ गई, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन इसको बेचा कहाँ जाए, मार्केट भी तो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या आती थी हमारे मार्केटिंग सिस्टम की, कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, मार्केट ही प्रोवाइड नहीं किया था कि इन प्रोडक्शन होने के बाद जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं खेती बाड़ी से, उन चीज़ों को कहाँ बेचा जाए। तो जनरली लार्ज जिस दिन प्रोडक्शन हो जाता था, तो फार्मर्स की क्या बड़े बड़े वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मार्केट नहीं था, बिकती नहीं थी। ठीक है, तो फार्मर्स मजबूरी में क्या करते थे, उन सारी चीज़ों को सस्ते में बेच देते थे। ठीक है, अभी भी जनरली देखते होंगे सब्जी वाले क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे जाएंगे, तो जब हम उनसे सब्जी बोलेंगे तो वो कम प्राइस पे नहीं देते, लेकिन रात को जब घर पे लौटते समय वो सस्ते में प्रोवाइड कर देते हैं हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से मार्केटिंग सिस्टम, उनको पता है कि सुबह जाएंगे तो हमें मार्केट मिलेगा, लेकिन रात को जब वो घर लौटते हैं तो सुबह तक सब्जियां खराब हो सकती हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें कम में दे देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया कि फार्मर्स को मार्केटिंग सिस्टम नहीं मिलने के बावजूद वो क्या करते थे, जो उनके पास प्रोडक्टिविटी होती थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जब प्रोडक्शन बढ़ जाता था, तो जो उनके पास एडिशनल आउटपुट बचता था, वो क्या करते थे, मजबूरी में कम रेट पे बेच देते थे। और जो उन्होंने लोन लेके रखा होता था, उनको चुकाने के हिसाब से भी क्या करते थे, वो फसलों को, जो उनके पास प्रोडक्टिविटी होती थी, जो उनके पास फसलें आती थी, उनको कम रेट पे महाजन्स को अपना लोन चुकाने के बदले में वो लगान के रूप में क्या करते थे, पे कर देते थे। किसको, महाजन्स को या मनी लेंडर्स को, जिनसे क्या करते थे, वो लोन्स लेते थे। तो यही लिखा गया, देखो क्या, ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट रिड्यूस रेट्स। तो जनरली मार्केटिंग सिस्टम की कमी होने की वजह से क्या था, जो फार्मर्स थे, इनके जो क्या था, इनका जो आउटपुट था, वो मार्केट में क्या करते थे, वो भी लोकल मार्केट के अंदर कम रेट पे बेच देते थे। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग सिस्टम अनऑर्गेनाइज था। अनऑर्गेनाइज मतलब इनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था कि चीज़ों को कहाँ बना के बेचा जाए फॉर एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। फिर आगे क्या लिखा, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेल देयर आउटपुट टू महाजन्स, मतलब जो भी इनके पास आउटपुट जनरेट होता था, प्रोडक्टिविटी होती थी, वो मजबूरी में क्या करते थे, मार्केट न मिलने की वजह से किसको बेच देते थे, महाजन्स को देते थे। महाजन्स कौन, वो जमींदार की तरह ही कंसिडर किए जाते हैं। एंड मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स कौन, जिनसे वो उधार लेते थे खेती बाड़ी करने के लिए, एट लो प्राइजेस इन ऑर्डर टू रीपे लोन्स, तो उनको कम रेट पे सस्ते में उनको बेच देते थे। ठीक है, ताकि वो अपने लोन्स को चुका सके।
आ गई बात समझ में? तो ये हमारी 5 प्रॉब्लम्स थी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई या कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो भी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उनको एनालाइज करने के बाद या उनकी स्टडी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, उनको सही करने का, टू क्योर देम। क्योर मतलब सही करना उनको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कई सारे रिफॉर्म्स लेके आई। किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस। किस लिए लाए गए चेंजेस? एग्रीकल्चर सेक्टर सिस्टम को या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। दीज रिफॉर्म्स मेजर्स वर पॉपुलरली नोन एज एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम क्या बोला जाता था, उनको क्या बोलते थे अपन, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। आगे क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स। अब कौन कौन से चेंजेस आए, दो तरीके से, एक तो लैंड रिफॉर्म्स है और एक जनरल रिफॉर्म्स है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स को और क्या बोल सकते हैं अपन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मतलब जो जमीनी मालिक हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनकी ओनरशिप में चेंज लाना ही क्या कहलाता है, हमारा लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली फोकस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में समानता लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए इन 4 लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। कौन से रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। अब लैंड रिफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? पहला आता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या लिखा होता है। सबसे पहले कौन होती थी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद कौन आते थे, जमींदार्स। उसके बाद कौन आते थे, एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स मतलब जो खुद उस जमीन पे खेती बाड़ी करते थे। तो ये 3 जने थे, गवर्नमेंट, देन जमींदार्स, देन टिलर्स। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जमींदार्स को देती थी जमीनें। जमींदार किराए पे किसको देते थे, टिलर्स को देते थे, जो ओनर्स थे उनके मेन। फिर ये इनको क्या करते थे, लगान देते थे। कौन, टिलर्स जमींदार को देते, और जमींदार क्या करते थे, खुद के कमीशन काट के बाकी पैसा कहाँ जमा करा देते थे, गवर्नमेंट को जमा करा। कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसके बाद क्या चेंजेस लाए गए कि जो जमींदार हैं उनको क्या किया गया, अबॉलिश किया गया, मतलब उनको हटाया गया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसका क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया किसके साथ, टिलर्स के साथ। टिलर्स मतलब जो उसके एक्चुअल ओनर्स थे, जो ओनर जिनके पास ओनरशिप राइट्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं थे, जो मेन उन ज़मीनों पे खेती बाड़ी करते थे, उनको क्या दिए गए, ओनरशिप राइट्स दिए गए, जो कि पहले किसके पास थे, ज़मींदार्स के पास थे। तो ज़मींदारों को अबॉलिश किया गया, बीच में से हटाया गया, और अब उन टिलर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ हो गया, गवर्नमेंट के साथ हो गया। तो अब जो खेती बाड़ी करने के बाद जितना भी आउटपुट आता था, जितना भी प्रॉफिट होता था उनको, वो उनके खुद का होता था, ठीक है। अब वो ज़मींदार नहीं लेते थे। तो ज़मींदार क्या करते थे, जितना भी खेती बाड़ी होती है, जितना आउटपुट जनरेट होता है, उसमें से कुछ हिस्सा क्या करते थे, लगान के रूप में ले लेते थे। तो उनकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाती थी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने खेती बाड़ी की, और पूरे साल खेती बाड़ी करने के बाद जब मैंने एट द एंड जब अनाज को निकाला वहाँ से, मतलब फसल बोई, और लास्ट में जो मेरा आउटपुट निकला, मान लो 100 kg का निकला, ठीक है। 100 kg में से मैंने लगान के रूप में, मतलब किराए के रूप में क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को या ज़मींदार्स को दे दिया था। कितना, मान लो उन्होंने 20 kg ले लिया, तो अब मेरे पास आउटपुट कितना बचा, 80। तो काउंटिंग भी कितनी होगी, 80 की होगी ना, जीडीपी के अंदर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, 80 kg का कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक्चुअल में हुई कितनी थी, 100, लेकिन 20 कहाँ गई थी, किनके कब्जे में थी, ज़मींदार्स के कब्जे में। तो जब ज़मींदार्स हट गए तो अब वो 100 kg का आउटपुट क्या कहलाएगा, 100 kg का ही कहलाएगा। अब वो 80 होगा ही नहीं। तो अब जब जीडीपी के अंदर काउंट होगा तो कितना काउंट होगा, 80 की 100 काउंट होगा। तो जिससे हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो किसकी वजह से बढ़ेगी, ज़मींदार्स को अबॉलिश करने की बदले में। आ गई बात समझ में। देखो पढ़ते हैं, फिर लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वापस में देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपन पूल सॉल्व कर लूँगा मैं। देखो क्या लिखा हुआ है, The first and the foremost important action taken by the government is the removal of intermediaries, मतलब ज़मींदार। तो मेन जो सबसे पहला रिफॉर्म लाया गया कि ज़मींदार्स को हटाया जाए, और किसका ये था मेन रोल, किसको प्ले करना था, ये गवर्नमेंट को प्ले करना था। मतलब ये एक्शन किसको लेना था, गवर्नमेंट को लेना था।
द कॉलोनियल गवर्नमेंट अपॉइंट जमींदार, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जमींदार को अपॉइंट किया था। किसके लिए? जो जमींदार कौन होते थे? हु वर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड, मतलब एक तरीके से ज़मीनें उनको दे दी गई थी कि आप इस ज़मीन को मैनेज करो, लेकिन जितना भी ज़मीनों पे किराया आता है वो हमें पहुंचाओ। कौन बोलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती थी। तो वो क्या थे? नॉमिनल हेड थे, एक्चुअल हेड नहीं थे, वो मालिक नहीं थे, नॉमिनल हेड थे जिनको अभी सिर्फ संभालने के पर्पज से दी गई थी। एंड दे कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम टिलर्स विदाउट मेकिंग एनी इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द लैंड। देखो ज़मींदार क्या करते थे? लगान के रूप में उनसे किराया तो लेते थे फार्मर्स से, लेकिन जब आप सामने वाले से पैसा लेते हो तो उनकी भलाई के लिए कुछ खर्च भी तो करो उनके लिए, लेकिन वो कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेते थे। तो बिना इनिशिएटिव के उनसे पैसा लेते हो और सिर्फ अपनी जेब में भरते जाते हो तो ये भी चीज़ें क्या है? गलत है। तो जब आप सामने वाले से पैसा लेते हो तो उसकी भलाई के बारे में आपका सोचना भी तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना। तो ज़मींदार क्या करते थे? पैसा उनसे ले लेते थे, लेकिन उनकी भलाई में बिल्कुल भी सोचा नहीं जाता था। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ था? बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप वाज द ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द एक्चुअल टिलर्स टू मेक इम्प्रूवमेंट। मतलब जो ये चेंज लाया गया, मतलब ओनरशिप राइट्स में जो चेंज करने की बात हो रही है कि जमींदार को बीच में से हटाया जाए, तो इससे फायदा क्या था? इंसेंटिव्स, मतलब तो जिससे क्या था फायदा? कि जो खेती बाड़ी की जा रही है, ठीक है, अब उस पर कब्जा किसका है? पूरा ज़मीन के ऊपर टेलर्स का कब्जा है। मतलब था कब्जा किसका? गवर्नमेंट का। लेकिन जो टेलर्स थे, मतलब जो उस पर खेती बाड़ी करते थे, फार्मर्स थे, अब फ्रीली बिना किसी रोक टोक के, बिना लगान चुकाए उस पर अपना खेती बाड़ी कर सकते थे। तो यही बोला गया है कि जो ओनरशिप ऑफ लैंड जो गवर्नमेंट ने किसको ट्रांसफ़र कर दी थी? ज़मींदार के बाद टेलर्स को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब वो ओनरशिप राइट्स किसके पास पहुंच गए थे? टेलर्स के पास पहुंच गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? उनको बेनिफिट होने लगा एक्चुअल टेलर्स को। तो फिर क्या लिखा हुआ है? ये जो पॉलिसी लाई गई, तो दिस हैज़ बॉट 200 लाख टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब जो किराएदार थे। किराएदार कौन थे? टेलर्स। जिनको क्या करते थे? ज़मींदार किराए पे देते थे, तो किराएदार कौन थे? ये टेलर्स, जो उसमें खेती बाड़ी करते थे, फार्मर्स। तो क्या बोला गया? ज़मींदारों को जब हटाया गया था तो अब ओनरशिप राइट्स किसके पास पहुंच गए थे? टेलर्स के पास आ गए थे। आ गई बात समझ में? तो यही बोला गया कि जो 200 लाख ये पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद, कौन सी पॉलिसी? अबॉलिशन ऑफ ज़मींदार्स को, ठीक है। ज़मींदार्स को हटाने के बावजूद क्या किया गया? 200 लाख किराएदार जो थे, मतलब जो ज़मीन पे खेती बाड़ी करते थे, अब उनका क्या हुआ? गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन गया। अब गवर्नमेंट के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया तो बीच में जो कमीशन खाते थे ज़मींदार, अब वो कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा। तो ये पैसा या ये लगान बच जाता था किसके पास? टेलर्स के पास, जिससे क्या है? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी। तो देखो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी, इससे क्या है? जो 200 लाख टेनेंट्स थे वो क्या हुए? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, किसके? गवर्नमेंट के, ठीक है। अब उनका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, जिस जो कॉन्टैक्ट था किसके साथ था? गवर्नमेंट के साथ था। Also, this ownership right gives the incentives मतलब benefit to increase the output। देखो ये जो पॉलिसी लाई गई, इससे क्या बेनिफिट हुआ? क्या इंसेंटिव्स आए? सेम वही के वही कि जो प्रोडक्टिविटी थी, जितनी 100 kg आती थी, तो हमारी जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन कितने का दिखता था? 100 kg का दिखता था। आ गई बात समझ में? तो 100 kg का कंट्रीब्यूशन देगा तो जीडीपी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है, उतना शेयर बढ़ेगा। तो यही बोला जाता है कि पहले क्या करते थे? जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी उसमें से हमें बेचने पे जितना प्रॉफिट होता था उसका कुछ परसेंट हमें किराए के रूप में किसको देना पड़ता था? ज़मींदार। लेकिन ज़मींदारों को क्या किया गया? हटा दिया गया। तो ज़मींदारों को हटा दिया गया, यही तो हमारी पॉलिसी थी। जो हमारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी ज़मींदार के आने के बाद, तो एक लैंड रिफॉर्म लाया गया। क्या? कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब ज़मींदार को हटा दो, तो जो चीज़ें बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसका होता था? खुद टिलर्स का होता था। एक्चुअल टिलर्स मतलब जो उस पर खेती बाड़ी करते थे। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें ज़मींदार को देना पड़ता था, अब उनको पैसा देने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज़मींदार थे ही नहीं। तो जिससे क्या हुआ? हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, जिससे क्या हुआ? इकोनॉमी ग्रो हुई एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इन द एग्रीकल्चर। और इससे क्या हुआ? हमारे एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीडीपी के अंदर बढ़ता गया। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। देखो लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। लैंड सीलिंग का मतलब है लिमिट फिक्स करना। सीलिंग मतलब लिमिट फिक्स करना। जनरली क्या देखा जाता है इकोनॉमी के अंदर? ऐसा ही है, जो अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। उसी तरीके से जिसके पास पहले से ही ज़्यादा ज़मीन है उसके पास पैसा और ज़्यादा है,
तो वो क्या करता है और ज़मीनें खरीदता जाता है। तो मतलब होल्डिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा किसके पास होती है, उस अमीर इंसान के पास होती है, और गरीबों के पास क्या होता है, कुछ भी ज़मीनें नहीं होती है। तो उस टाइम की बात की जा रही है जब पूरी की पूरी ज़मीन के कुछ ही ओनर्स थे, तो सारी ज़मीनों पे किसका, उन लोगों का कब्जा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, एक सीलिंग मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी कि एक इंडिविजुअल के पास एक लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा अगर ज़मीन होगी तो वो जो ज़्यादा वाला पार्ट होगा वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, खुद के कब्जे में ले लेगी, और जो खुद के कब्जे में ले लेगी वो गवर्नमेंट क्या करेगी, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ज़मीन। तो ये भी क्या था, चेंज लाया गया, ठीक है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको ज़मीनें मिल सके। जो लोग हड़प के बैठ गए थे, अपने कब्जे में लेके बैठ गए थे, उनसे वो ज़मीनें अगर जो उनकी लिमिट से ज़्यादा थी उनसे गवर्नमेंट के द्वारा सीज कर दी गई, उनसे ले ली गई, और वो ज़मीनें जो गवर्नमेंट से ली गई थी वो किसको प्रोवाइड की गई, गरीबों को प्रोवाइड की गई। तो ये क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चेंजेस भी लाए गए। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अपन। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड, मतलब क्या है, लिमिट फिक्स कर दी कि इतना लैंड ही आपके पास होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, लैंड सीलिंग, विच वुड बी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल के पास जो ओनरशिप राइट्स हैं लैंड के, वो एक लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा ओनरशिप राइट है, इससे ज़्यादा ज़मीनें आपके पास नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा ज़मीनें होगी तो सरकार क्या कर लेगी, उस पर अपना कब्जा कर लेगी। इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी लाने के लिए, मतलब भेदभाव ना हो लोगों में, सबके पास बराबर रूप से ज़मीनें हो, या सबके साथ क्या हो, इक्वल ट्रीट किया जाए। तो इस इक्विटी को लाने के लिए किसके अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिमिट फिक्स कर दी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, कि एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन अपने पास होल्ड करके रखता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट क्या कर दी, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी। एनी एक्सेस लैंड बियॉन्ड दैट लिमिट, जो भी लिमिट फिक्स करी थी अगर उससे एक्सेस में अगर आपके पास है तो दैट वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, की सरकार क्या कर लेगी, आपसे वो लिमिट जो एक्स्ट्रा होगी, जो एक्सेस अमाउंट का आपके पास लैंड होगा, वो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, उसको टेक ओवर कर लेगी, एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर्स, और वो जो ज़मीन कब्जा कर ली जाएगी या सीज कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसको दे दी जाएगी, या किसको अलॉट कर दी जाएगी या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, लैंडलेस कल्टिवेटर्स, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फार्मर्स हैं, जिनके पास क्या है, ज़मीनें नहीं हैं, वो ज़मीनें उनको दे दी जाएगी। तो ये भी क्या हुआ, चेंजेस आए, लैंड रिफॉर्म्स आए। तो ये भी किसके अंदर है, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ये जनरली कौन लाया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है लिखा हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, मिक्सअप करना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मतलब बहुत बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे खेत हैं, एक खेत का टुकड़ा मेरा किसी एक कोने में, दूसरा खेत का टुकड़ा मेरा किसी दूसरे कोने में, तीसरा किसी तीसरे कोने में, और चौथा किसी चौथे कोने में। मतलब जो मेरे 4 से 5 टुकड़े हैं खेत के छोटे छोटे, वो क्या है, अलग अलग कोनों में। तो अगर मैं सारे अलग अलग कोनों में अगर हर खेती बाड़ी, अगर सारी ज़मीनों पे खेती बाड़ी करूँगा तो ज़रा से खेत पे क्या करना पड़ेगा, मुझे खेती बाड़ी करनी होगी, और प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी मैं वहाँ पर, या मॉडर्न मशीन्स या मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर जैसे मान लो मुझे इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करनी है, और मैं जनरली इरिगेशन के लिए पानी का तो यूज़ होता ही है, जनरली ट्रैक्टर्स को भी यूज़ करता हूँ मैं इरिगेट करने के लिए, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए। अब ज़मीन का ज़रा सा टुकड़ा है, उस पर मैं ट्रैक्टर कैसे चलाऊँगा। अगर ये सारों ज़मीनें जो छोटी छोटी थी अगर एक ही जगह पे होती, बड़ी ज़मीन होती, तो उस पर मैं खेती बाड़ी ज़्यादा अच्छे से कर पाता, अपनी मॉडर्न टेक्निक्स को या इनोवेटिव टेक्निक्स को वहाँ पर यूज़ करता तो ज़्यादा बेटर तरीके से होता। तो यही बोला गया है कि जैसे मान लो एक ज़मीन मेरी एक कोने पे है, उसके पास में दूसरी ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ना होके किसी दूसरे कोने में, तो मैं क्या करूँगा, जिसकी ये पास वाली ज़मीन है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप मेरा वो वाला ज़मीन का टुकड़ा ले लो, आप मुझे ये वाला दे दो, ताकि आपके पास वाली जो मेरी टुकड़ा है वो दोनों मिक्सअप करके मेरे पास एक बड़ी ज़मीन हो जाएगी। कि क्या किया गया, इसके अंदर यही बोला गया कि फार्मर्स को एक ही जगह पे, जो उनके अलग अलग टुकड़े अलग अलग कोनों में फैले हुए थे, उनको एक ही जगह क्या किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, उसको एक बड़ी ज़मीन में कन्वर्ट किया जाए, और उन पे प्रॉपर तरीके से खेती बाड़ी या फार्मिंग की जाए, ताकि हमारा आउटपुट भी क्या हो सके, प्रॉपर तरीके से वहाँ से जनरेट हो सके, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अगर क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो जो अलग अलग टुकड़े ज़मीन के थे, अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, उनको क्या किया गया, कंसोलिडेट किया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस,
कि एक ऐसा रिफॉर्म लाया गया, ऐसा चेंज लाया गया जिससे क्या किया गया, जो फार्मर्स के पास ज़मीनें एक जगह पे उनको प्रोवाइड की जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग टुकड़े नहीं होने चाहिए। एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स हेयर एंड देयर, मतलब इनकी यहाँ वहाँ जो अलग अलग, स्कैटर्ड मतलब जो फैली हुई थी, जो अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, उनकी जगह क्या किया जाए, उनको रिप्लेस करके उनको एक ही जगह पे उस एरिया के बराबर एक ज़मीन बड़ी सी दे दी जाए। मोर ओवर स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ बिग पीस ऑफ लैंड। अब जो छोटी सी ज़मीन अब मेरे इस कोने में थी और दूसरे कोने में स्कैटर्ड लैंड था, मेरे पास छोटी सी ज़मीन थी, तो अब उसको क्या किया गया, उसको एक बड़ी ज़मीन बनाने के लिए मुझे एक ही जगह पे एक बड़ी ज़मीन दे दी गई। वो लैंड मैंने क्या कर दिया, दूसरों को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारे एरियाज़ की मिला के जितनी मेरी ज़मीन होती है वो मुझे एक ही जगह पे दे दी। तो जो मेरे पास स्कैटर्ड लैंड मतलब जो फैला हुआ था यहाँ वहाँ, जिससे मैं खेती बाड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था, अब मैं क्या कर पाता था, बड़ी ज़मीन होने के कारण उस पर सही ढंग से खेती कर पा रहा था। तो अब स्मॉल जो पीसेस ऑफ लैंड थे उसकी जगह पे मेरे पास क्या हो गया, बिग पीस ऑफ लैंड हो गया। तो मैं अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करता हूँ, अब मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अब जब बड़ी ज़मीन होगी तो ट्रैक्टर चलाने में भी आसानी होगी। अगर यहीं छोटी छोटी ज़मीन होती तो ट्रैक्टर कैसे चलती, ट्रैक्टर के बराबर की तो ज़मीन है, तो ऐसी 4 ज़मीनें मेरे पास है, तो ट्रैक्टर उतनी सी ज़मीन में कैसे घूमेगा, ठीक है, कैसे इरीगेट करूँ। तो मुझे ये क्या होते थे, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जिससे क्या है, मेरी प्रोडक्टिविटी जनरेट होती ही नहीं थी, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं था एग्रीकल्चर का, और प्रोडक्टिविटी इसकी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स था उनको अपने पास टेक ओवर करके फार्मर्स को उनके बराबर की ही एक जगह पे ज़मीन दे दी गई, ताकि उनके पास भी जब बड़ी ज़मीनें होंगी तो वो भी क्या कर पाएंगे, अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स को उस बड़ी ज़मीन पे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा बड़ी ज़मीन होगी उससे प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, सो दैट मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड विच विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ताकि क्या किया जा सके, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स की जगह एक बिग पीस ऑफ लैंड अगर जब गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर देती है तो हम हमारी मॉडर्न और इनोवेटिव टेक्निक्स को उन बड़ी ज़मीनों पे यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये भी क्या था, चेंजेस थे जो लाए गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म्स में, लास्ट टॉपिक जो आता है हमारा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब मान लो मेरे पास ज़रा सी ही एक ही ज़मीन है, मेरा पड़ोसी या मेरा फ्रेंड है उसके पास दूसरी ज़मीन है, उसके पास भी अलग से खेत है, तीसरे मेरे 3-4 फ्रेंड हैं, सबके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। अगर हम सब अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं, खाद वो कम क्वांटिटी में अपने क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ करेगा, मैं खाद जो भी है, फर्टिलाइजर्स जो भी हैं, पेस्टिसाइड्स, मैं सब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ करूँगा। अगर हम सारे मिलके एक जगह पे इकट्ठे हों और एक साथ अगर फार्मिंग करें, कोऑपरेटिव मतलब एक साथ अगर फार्मिंग करें कि भाई तो तेरे पास भी ज़मीन है, मेरे पास भी ज़मीन है, और इन दोनों के पास भी ज़मीन है, अपन क्या करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करते हैं, पूल आउट करते हैं, और पूल करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद हम हमारे रिसोर्सेज क्या करेंगे, एक साथ जब यूज़ करेंगे तो चीज़ें हमें सस्ती पड़ेंगी। अब मुझे भी खाद खरीदनी है, उसको भी खाद खरीदनी है, उसको भी खाद खरीदनी है, अगर तीनों अलग अलग जाएंगे तो महंगी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो जब हमारे रिसोर्सेज हम मिक्सअप कर देंगे तो छोटे छोटे जो ज़मीन के टुकड़े हैं, अगर हम चारों जने एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक बड़ी ज़मीन हमारे पास हो जाएगी। जब बड़ी ज़मीन होगी, खाद की आवश्यकता पड़ेगी जब मुझे, तो हम चारों एक साथ ही लार्ज क्वांटिटी में जब हम खाद खरीदेंगे, तो जब हम बल्क में खरीदेंगे तो हमें हमारे रिसोर्सेज जो हमें चाहिए, जब हम उनको परचेज़ करने जाएंगे तो वो चीज़ें हमें सस्ती पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, बल्क में पड़ेंगी। तो कॉस्ट मेरी कम होगी, नहीं होगी, होगी। बेनिफिट होगा, नहीं होगा, होगा ही सही। तो यही बोला गया है कि जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टीवेटर्स बाय पूलिंग देयर, पूलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, पूलिंग देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज enjoy the benefits of large scale farming। तो पूलिंग क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल आउट करते हैं और उनको क्या करते हैं, अपने बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे फार्मिंग करते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का सिंपल सा मतलब एक साथ इकट्ठा होके फार्मिंग करना। टुगेदर फार्मर्स कैन बाय इनपुट्स एट लोअर प्राइजेस, क्योंकि देखो अगर मुझे खाद चाहिए होगी, अगर सारे फार्मर्स एक साथ मिलके काम करते हैं और सारे एक साथ ही खाद लेने जाएंगे तो उनको क्या होगा, कम प्राइस पे खाद मिल जाएगी। और अगर मैं लेने जाऊँगा कि मुझे 5 किलो खाद चाहिए, दूसरे को 10 किलो चाहिए थी, तीसरे को 5 किलो चाहिए थी, तो चौथे को 5 किलो चाहिए थी, तो कुल मिला के हमें 30 से 35 किलो खाद चाहिए। तो अब मैं 5 किलो लेने जाऊँ या 35 किलो लेने जाऊँ, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, जो बल्क में खरीदूंगा, कॉस्ट इफेक्टिव है मेरे लिए।
तो यहाँ पर क्या किया गया, कोऑपरेटिव तरीके से फार्मिंग की जाए ताकि आपकी कॉस्ट भी कम हो सके। आप जब बल्क में चीज़ें खरीदोगे और आपके पास जो कम कम रिसोर्सेज है उनको अगर आप एक जगह इकट्ठे करोगे तो वो आपके रिसोर्सेज पूल आउट जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब लार्ज रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक तरीके से उन रिसोर्सेज से ज़्यादा बेनिफिट भी ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो फिर क्या लिखा हुआ है कि टुगेदर फार्मर्स कैन बाय इनपुट्स, जो भी इनको इनपुट्स चाहिए होते थे, चाहे वो खाद हो, पेस्टिसाइड्स मतलब, या फर्टिलाइजर्स, जो भी बोलो आप, या केमिकल्स, वो क्या करते थे, लार्ज क्वांटिटीज़ में खरीदते थे। जब लार्ज क्वांटिटी में खरीदते थे तो उनके पास चीज़ें भी उनको सस्ती पड़ती थी। और क्या करते थे, जब इनकी कॉस्ट कम आती थी तो और क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स जो बनाते थे वो हाई कॉस्ट पे बेचते थे, तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट होता था। तो ये भी क्या हुआ, चेंजेस लाए गए। कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये किसके अंदर चेंजेस आए, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए गए। आगे बात समझ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है इसी वीडियो में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, ये भी अभी जो जनरल रिफॉर्म्स, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो भी किसका पार्ट है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स या चेंजेस लाए गए प्रॉब्लम्स को आने के बाद, वो उसी का ही पार्ट है। लेकिन अभी तक हमने कौन सी चीज़ें कवर की है, सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स कवर किया है। अभी हमें जनरल रिफॉर्म्स पढ़ना बाकी है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट।